श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस दोस्तों, आज मैं आपको अरे क्या हो रहा है? हेलो। हाँ, तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ फिर से आपकी खिदमत में। आज एक नई शख्सियत को आपके समक्ष लेकर आया हूँ। हमारे कार्यक्रम का नाम है द सक्सेस स्टोरीज, और इसको प्रोग्राम को प्रेजेंट किया है एस म्यूजिक मेकर ने, सपोर्ट किया है दिल्ली पैनोरमा क्लब ने, और आज की हमारी शख्सियत का नाम है श्री अनिल टेकरीवाल जी। अनिल टेकरीवाल जी एक ऐसी अग्र विभूति हैं जिन्होंने देश में अग्रवाल समाज का नाम सदैव आगे बढ़ाया है, जिन्होंने अग्रवाल समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया है। बात चाहे परिचय सम्मेलन की हो या अग्रवाल समाज द्वारा किए जाने वाले अनेकों सेवा कार्य हों, धार्मिक कार्य हों, सभी कार्यों के प्रति उनका जो समर्पण है वो देखते ही बनता है।
और बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं श्री अनिल टेकरीवाल जी। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं और एक रूबरू बातचीत करने के लिए, उनके बहुत सारे उद्गार जानने के लिए हमने उनको बुलाया है। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आरक्षित करके हमें ये मौका दिया कि हम उनसे रूबरू हो सके, उनके जीवन के विषय में कुछ उल्लेखनीय बातें सुन सकें, उनका जो अनुभव है वो साझा कर सकें। इन तमाम बातों के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अनिल टेकरीवाल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, संरक्षक भी हैं और बहुत सारी दिल्ली की अन्य सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थान, इन सब में वो एक ट्रस्टी की भूमिका में अग्रणी रहे हैं। आइए मैं मिलवाता हूं आपको श्री अनिल टेकरीवाल जी से। आइए अनिल टेकरीवाल जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अनिल टेकरीवाल जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। और आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलें। देखो सर, अब आ रही है? हेलो। हाँ, आप थोड़ी सी आ रही। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी जी। तो अभी आप सबने अनिल टेकरीवाल जी के जीवन से जुड़ी कुछ गतिविधियों की एक श्रृंखला आपके समक्ष आई। आपने देखा कि कितनी सारी गतिविधियों में वो संलग्न है और वो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपका परिचय मैं दे ही चुका हूं अनिल टेकरीवाल जी का। तो सर्वप्रथम तो टेकरीवाल जी, मैं आपको कहूंगा कि आप अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के एक मुख्य स्तंभ है। दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में श्री अग्रसेन जयंती को बड़े धूमधाम से विराट रूप से मनाना, ये आपका एक, मैं कहूंगा, ये उपलब्धि है। जैसे अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में दिल्ली प्रदेश में खासकर देशबंधु गुप्ता जी के नेतृत्व में हर वर्ष आप बहुत धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाते हैं। उसमें महाराज अग्रसेन जी के जीवन से लोगों को परिचित कराते हैं, उनके सिद्धांतों को, आदर्शों को लोगों के समक्ष लाते हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम, चाहे वो कवि सम्मेलन के रूप में हो, चाहे संगीत के रूप में हो, सभी बहुत सारे कार्यक्रमों का सम्मिश्रण वहां प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, अग्रवाल समाज के लोग जो वहां उपस्थित होते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में उस तालकटोरा स्टेडियम में लोग इस कार्यक्रम का मुजाहरा करने आते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि महाराज अग्रसेन के जीवन के किन सिद्धांतों से और किन नीतियों से आप विशेष तौर पर बहुत इत्तेफाक रखते हैं, बहुत उनसे परिचित हैं, उनके से प्रभावित हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं महाराज अग्रसेन जी के सिद्धांतों में जिनको आप जीवन में अपनाते हैं? जी। पहले तो सबको महाराजा अग्रसेन जी की जय हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी साहब, जो हमें ये मौका दिया आपने रूबरू होने का। जी और महाराजा अग्रसेन जी की तो भाई साहब बहुत सारी बातें हैं हमारे समाज के लिए, जहाँ की जी हम, जैसे उनका एक बहुत बड़ा नारा था कि एक ईंट एक रुपया, जो उनका बहुत बड़ा संदेश है हमारे समाज के लिए। और जैसे उनका एक ये भी योगदान रहा है हमेशा से लोगों के लिए कि लोग हमेशा समाज की भलाई के लिए कुछ करें। ये महाराजा जी अग्रसेन जी का सबसे बड़ा नारा था, जिसमें कि बिल्कुल परिश्रम करें, उद्योग करें और उससे जो भी आप कमाई करें उससे जी समाज में जरूर कुछ ना कुछ योगदान करें आप अपना। जी और जी ये, और
साथ में ये भी एक नारा है उनका कि आप जितना उपार्जन करते हैं उसमें से जी। खर्च करें, ना कि बढ़ा चढ़ा के करें। उसमें से कुछ अच्छा। बचाए और कुछ खर्च करें। जो वाह ये जी भी वाह एक बहुत वाह, बड़ा बहुत। नारा है इनका। जी जी। तो ये सब मैंने आप हम ना। जी 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 जी, बताएं बताएं। महाराजा अग्रसेन जी के जो ये सब हमें संदेश मिलते हैं समाज को, ये हमें बहुत ही लाभ प्रेरणादायक हैं और हम इनसे बहुत कुछ शिक्षा मिलती है हमें भी, समाज को। कुल मिलाकर आपका कहना ही है कि महाराजा अग्रसेन जी ये चाहते थे, सदैव से ये चाहते थे कि कोई भाई, कोई अगर बंधु, बल्कि समाज का कोई भी वर्ग वो उपेक्षित ना रहे। जो आप कमाते हो उसका एक हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, भले ही 1 रुपया और 1 ईंट। 1 रुपया तो इसलिए कि उसके सहयोग के लिए कि वो व्यापार कर सके, और 1 ईंट इसलिए कि उस ईंट से उसका मकान बन सके। अगर सभी भाई लोग अपने, एक भाई जिसके पास पैसे की कमी है उसको एक एक ईंट दे दे और एक एक रुपया दे दे, तो वो अपना व्यापार भी जमा सकता है और अपना घर भी बना सकता है। तो उन्होंने एक मूलभूत जो आवश्यकता थी उसको समझा कि भाई मकान होना चाहिए और अपना व्यापार होना चाहिए। और आज उसी सिद्धांत की बदौलत महाराजा अग्रसेन के जितने भी वंशज हैं, जो हम अग्रवाल बंधु हैं, वो सभी सभी आप समझ रहे हैं कि व्यापार में भी सफल है, काफी हद तक अपनी रोजी रोटी बड़ी इज्जत से, बड़े मान मर्यादा से कमा रहे हैं, और आज उनका समाज में एक विशिष्ट स्थान है। आप जैसे महाराजा अग्रसेन जी के वंशज हैं, और महाराजा अग्रसेन जी के वंशज जब भी कोई भी समुदाय, कोई भी वंश जब आगे बढ़ता है, उसका बहुत, उसकी समाज में एक निर्णायक भूमिका होती है। तो कई बार देखने में क्या आया है कि वो जब आगे बढ़ता है, निरंतर प्रगति करता है, और वित्तीय तौर पर भी बहुत प्रगति करता है, सामाजिक तौर पर भी लोग उनको बहुत मानते हैं, तो कई बार उसमें कुछ बहुत सारी अच्छाइयां भी होती हैं और बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं। तो आपके अनुसार अग्रवाल समाज ने इस सब लंबे सफर में क्या तो उन्होंने अच्छाइयों को पकड़ के रखा, और कौन सी ऐसी बुराइयां या कुरीतियां हैं जिनका दामन उन्होंने पकड़ लिया, जिससे कि समाज को नुकसान हुआ? आप क्या कहते हैं इस बारे मेरा मानना ये है भाई साहब कि अग्रवाल समाज की देखो अच्छी बातें तो बहुत है। अग्रवाल समाज में? जी। में दानदाताओं की कमी नहीं है। अग्रवाल ठीक समाज है। हमेशा अग्रणी रहा है इसके लिए, चाहे वो धर्मशाला के लिए हो, मंदिरों के लिए हो। और राजस्थान में तो जैसे वो पानी की बावड़ियां बनती है काफी, उस पे भी अग्रवाल हाँ जी। समाज ने काफी आगे जल स्रोतों के लिए बहुत काम किया है। और गरीब कन्याओं की शादी तो आजकल देखो हर जगह हर कोई करवाना चाह रहा है, पर उसमें अग्रवाल समाज की बहुत अग्रणी भूमिका रही है। तो अग्रवाल समाज जी इन सब मामलों में हमेशा आगे रहा है कि कहीं भी कोई सहायता के रूप में हो या दान के रूप में हो, तो जरूर उसने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई है। और बुराइयों की बात तो क्या बताऊं, बुराई तो सर वैसे समाज में कुछ नहीं है, पर आजकल एक कुरीति जरूर जन्म हो गई है कि शादियों में हम जो अनाप शनाप पैसे खर्च करते हैं, जो दिखावे के रूप में हम इतने बर्बादी कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। ये एक कुरीति जरूर मुझे थोड़ी सी इसमें नजर आती है, जिसपे अग्रवाल समाज को सोचना चाहिए और उस पर रोक लगानी चाहिए। बाकी तो सब जी। समुदाय में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ प्लस भी है माइनस भी है, पर इसमें मैं विशेषकर आपके थोड़ा जोर अनुसार? देना चाहता हूँ। जी जी जी। जैसे आपने कहा कि इस अग्रवाल समाज में बुराई है कि वो शादी और समारोह में बहुत अंधाधुंध खर्च करते हैं, और वो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, वो समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं होता, और उसका कोई खास, सिवाय दिखावे के, कोई उपयोग नहीं होता। तो वो जो पैसा अगर हम बचाते हैं शादियों में से, आपके अनुसार क्या करना चाहिए उस पैसे का? मेरे पैसा अनुसार तो तो अपनी अगर एक। बच्ची के लिए, अपनी जी बच्ची के लिए आप एफडी कर दो, बच्ची के लिए कुछ एसेट्स बना दो। मतलब अपनी बच्ची के भविष्य के लिए उसको संभाल जी के रखो। क्योंकि आजकल भाई साहब तलाक जी के भी इतने किस्से होने लगे। तो आप बच्ची का जी फ्यूचर सेव करने के लिए, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि तलाक के लिए ही रखना है, पर बच्चों का फ्यूचर सेफ हो, बिजनेस कर सके बच्चे। क्योंकि ये दिखावों जी में जो हम इतना करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते हैं,
जी उसको आज उनके लिए हम कुछ भी एसेट्स बना के दे दें तो फ्यूचर के लिए उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा ये, और मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा। और सबसे बढ़िया बात तो यही कही कि आपने कि बच्चों के भविष्य के लिए एफडी करा दें या उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर दें जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो वैसे भी देखने में ये आया है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसमें जो युवाओं में आपसी कई बार तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है और दोनों युवा बच्चों के लड़के और लड़की का अहम आपस में कई बार टकराहट का शिकार होता है, टकरा जाता है, जिसके कारण से आज ये पहले के मुकाबले जो ये किस्से हैं जिसमें दोनों को बिछड़ने का जो किस्सा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में और भी अधिक आवश्यक हो जाता है कि हम समाज में जागरूक बन के पहले तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक हम उनका आपसी तालमेल सही बिठा तालमेल। सकें, बच्चों को काउंसलिंग कराएं बच्चों को। और अगर फिर भी संभव ना हो पाए तो कम से कम उनकी सुरक्षा का उपाय हमारे पास जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम बहुत ही सरलता से, मान लो एक बच्चे की आपस में नहीं बनी तो दूसरे बच्चे से उसका पेयरिंग कराई जा सके, उसका विवाह कराया जा सके। आप जैसे आपने राजस्थान का जिक्र किया, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और मारवाड़ी समुदाय से विशेष तौर पर ताल्लुक रखते हैं। मारवाड़ी समुदाय की मैंने एक विशेष बात देखी है कि वो बहुत मेहनती है और बहुत ही रिस्क टेकर है, बहुत ही मतलब जीवन में रिस्क लेने में घबराता नहीं है। कभी भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में चले जाना, वहां जाके अपने व्यापार को नए सिरे से जमा लेना, फिर वहां पर व्यापार करके अच्छे पैसे अर्जित कर लेना, धीरे धीरे अपने व्यवहार को बहुत दूर तक फैला लेना। तो ये मारवाड़ी समुदाय में मैंने बड़ी एक खास बात देखी है जो मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर मुतासिर करती है, मुझे बहुत प्रभावित करती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मारवाड़ी समुदाय ऐसा कैसे कर पाता है। अन्य समुदाय के लोग इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते, नई जगह पर जाके बस नहीं पाते, व्यापार नहीं कर पाते। तो ये जो एडजस्टेबिलिटी है उनके मारवाड़ी समुदाय में, जो जहां मर्जी एडजस्ट हो जाते हैं, ये क्या, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या समझते हैं आप, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप मारवाड़ी समुदाय से हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पिता ने भी किया होगा ये सब। तो कैसे हो पाता है ये? जी मारवाड़ी समाज बेसिकली राजस्थान से ही बिलोंग करता है, और जी। राजस्थान जैसे मैं भी झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से, जहाँ रानी सती दादी ओके का ओके। बहुत फेमस मंदिर है। जी। तो मेरे पिताजी वहीं से बिलोंग करते, तो मारवाड़ी समाज सर राजस्थान में था, और राजस्थान में हम्म। उतना बिजनेस का स्कोप नहीं था। जी। जैसे वहाँ वहाँ रेतीली मिट्टी, पानी की कमी, इन सब वजह से वहाँ हम्म। बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं था। पर लोगों जी में जागरूकता थी, काम करने के इच्छुक थे, कर्मठता थी, कूट कूट के भरी हुई थी कर्मठता। पर जी। वो वहां कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से जैसे जी। आपने कहा कि वो जहां भी गए वहां बस गए, और वहां उन्होंने किया, हम्म। तो ये यही रीजन रहा उनका कि वो राजस्थान से निकल निकल के सुदूर देश तक, इंडिया के बाहर तक भी, इंडिया में भी आप नॉर्थ ईस्ट देख हम्म। लें, आप आसाम देख हम्म। लें, आप कलकत्ता हम्म। बॉम्बे, ये तो है ही है सर। तो इन सब हम्म। जगह पे उन्होंने जाकर के अपना काम जमाया, और जमाया जी। क्या, ईमानदारी के साथ व्यापार को किया, जिसमें कि वो हमेशा अपना नाम अग्रणी रखा। उसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनका लेन देन का हिसाब बहुत साफ सुथरा होता है। मैं ये नहीं जी। कहता कि दूसरे समाज नहीं रखते हैं, पर अभी चूंकि मारवाड़ी हम्म। समाज की बात हो रही है, इसलिए मैं उनकी बात स्पेशली कर रहा हूँ कि इनके जी। लेन जी। देन में बहुत ही ज्यादा ये पारदर्शिता। रहती है, पारदर्शिता रहती है, कि यदि किसी को देना है, एक एक पैसा देना है तो बुला के देना है, लेना भी है तो एक एक पैसा हिसाब के साथ बुला के लेना है। तो ये भी हाँ एक जी हाँ जी। इनका, इस समाज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, व्यापार को ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ, और मेहनत के साथ सबको जोड़ के चलने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये समाज व्यापार में बहुत आगे बढ़ा। अब इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, लक्ष्मीपति मित्तल जो आज लंदन में है, आर्सेलर के, बहुत बड़े बड़े नाम है, बिरला जी हाँ, राजस्थान से हैं। बिरला जी भी उसी में ही है, बिल्कुल ठीक बात है।
हाँ तो राजस्थान की मिट्टी कुछ ऐसी है कि वहां से बहुत बड़े बड़े उद्योगपति पूरे देश में, पूरे विश्व में निकले हैं, और भारत का नाम उन्होंने बड़ा ऊंचा किया है। भारत के नाम का परचम पूरे विश्व में लहराया है। बात चाहे स्टील इंडस्ट्री की हो या अन्य इंडस्ट्रीज की, सभी में राजस्थान के लोग निकले हैं, और उन्होंने अपने व्यापार का एक्सपेंशन किया है, बहुत दूर तक फैलाया है। और बहुत ईमानदारी से काम करने का उनको जो सिला मिला, वो सिला ये मिला कि लोगों ने उन पर बहुत विश्वास किया, उन्होंने व्यापार को बहुत दूर तक फैलाया, और आज वो बहुत ही सफल व्यवसायियों में से, उद्योगपतियों में से एक है। चलो, आपने मारवाड़ी समुदाय की भी बात बताई। मैं जानता हूं कि आप एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो बहुत ही संस्कारी है। आपके पिता के जमाने से ही आपके भीतर संस्कारों की अनमोल पूंजी है, जो आपको पिता ने, आपके पूर्वजों ने विरासत में दी। इसी पूंजी को आपने संभाल के भी रखा है, और अगली पीढ़ी को भी आप देंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे हिंदू धर्म में गाय जो है, गौ को माँ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि गाय को हम बड़ा पवित्र मानते हैं। उसमें 34 कोटि, 34 तरह के देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो आपका गौ के माता के प्रति क्या रुझान है? आप गौ माता की सेवा को कितना उपयोगी समझते हैं? उस दिशा में आप क्या करते हैं? हालांकि ये प्रश्न ऐसा है कि व्यक्तिगत प्रश्न है, पर फिर भी मुझे कई बार गौ सेवा को लेकर हिंदू धर्म में और मारवाड़ी समुदाय में और बनियों में एक बहुत बात होती है। गाय को लेकर बहुत ही लोग इमोशनल है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि गौ माता की सेवा करने से क्या लाभ होता है? क्या जीवन में करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए? ये सब बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं गौ माता की जय जयकार करना चाहता हूँ। गौ माता की जय हो। गौ ठीक है गौ जी। माता का सबके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पृथ्वी पे ही गौ माता का बहुत बड़ा योगदान है। अब जी। आप गौ माता को हम माँ बोलते हैं, और गौ माता खुद माँ बोलती है। वो जब भी रंभाती है, मैं बोल के रंभाती है। गौ माता हाँ, ही माँ। एक ऐसा जानवर है जो माँ बोलती है, उसके अलावा कोई जानवर माँ नहीं बोलता। एक गौ माता ही हम्म। है जो माँ बोल के बुलाती है सबको। और गौ माता की तो सेवा जितनी कर लो सर कम है। आज भगवान श्री कृष्ण भी खुद गौ माता जी की सेवा करते थे अपने हाथों से। इतनी बिल्कुल। शुद्धता है गौ माता में। जैसे आपने बताया भी अभी कि गौ माता में सारे देवी देवता वास करते हैं। तो जी। गौ माता में जब सारे देवी देवता, गौ माता की पूजा कर लो तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा हो गई। वाह जी और वाह, बहुत बढ़िया। अब हम तो ये भी जानते हैं गौ माता का क्या नहीं, गौ माता का गोबर भी हम पूजा में काम लेते हैं। गौ माता का दूध भी हम काम लेते हैं। गौ माता का मूत्र भी सबसे शुद्ध माना जाता है, अमृत तुल्य माना जाता है। तो गौ जी। माता की तो कुछ भी आप कर लो वो कम है। और मेरे जीवन जी। में गौ माता का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है। मैं अपनी बात बताऊं तो जी। मेरे कोई भी अपना घर में बच्चों का बर्थडे या मेरा एनिवर्सरी या बर्थडे, मैं बाकी दिनों तो जाता ही हूँ, पर उस समय मैं जरूर जाता हूँ गौ माता की सेवा करने। और मैं वाह। अपनी एक और बात बताऊं कि जैसे मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूं, तो झुंझुनू में जी। गौशाला में मैं प्रति वर्ष वहाँ पानी जल सेवा के लिए मैं कुछ ना कुछ हर मतलब साल, वो अपने आप खर्च ही तो उनका आ जाता है कि सर आपका ये भेजना है, सेवा तो वो है, अपने आप, हाँ लिखी हुई है। सेवा है ये आपकी, हाँ लिखी हुई है। तो गौ माता तो हमारे धर्म में, हमारे कर्म में, हमारे हर चीज में हमारे लिए हमेशा काम आती है। गौ माता एक ऐसी है जो सांस छोड़ती है तो ऑक्सीजन देती है। गौ माता हमें ऑक्सीजन देती है। जी। तो गौ माता ही एक ऐसे अच्छा। है जो हमें ऑक्सीजन भी देती है, सांस छोड़ती है। तो गौ माता को हम कामधेनु के रूप में भी वाह जी जानते वाह। हैं कि वो सबकी इच्छा जी। पूरी करती है। कोई ढंग से मांगे, गौ माता सबकी इच्छा पूरी करती है, इसीलिए उनका नाम कामधेनु भी है। तो गौ माता की तो जितनी सेवा और जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो हम इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, बस कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। गौ माता के लिए जितना कर दो उतना कम है। गौ माता के तो बिल्कुल, मैं हर आपने इतने महत्वपूर्ण
इतने महत्वपूर्ण विषय को इतने बढ़िया ढंग से बताया है कि गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए। और समुद्र जब मंथन हुआ था तो जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उनमें से एक कामधेनु गाय भी थी। और निश्चित तौर पर ये हमारी संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से, हमारे हिंदू धर्म से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई है। और गौ माता में एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक सूर्य नाड़ी होती है। वो सूर्य नाड़ी उनके भीतर जो जो हरी भरी घास और तिनके खाती है, उससे जो वो अमृत तुल्य दूध देती है, वो हम सब के लिए जीवनदायिनी शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो गौ माता के प्रति प्रेम है बहुत ही सराहनीय है। और मैं चाहूंगा पूरे भारतवर्ष में ऐसा आंदोलन चले कि हम गौ माता को न केवल पूजनीय बनाएं, बल्कि हमें अपने देश की जो आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति का एक पहिया बन सकती है, हमारी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का एक माध्यम बन सकती है गौ माता। और इस दिशा में सरकार भी सोच रही है, कार्य कर रही है। बहुत जल्दी ऐसा होगा। आज गाय के गोबर की जो खाद है उसे ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक खाद के रूप में यूज किया जाता है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है और शरीर के लिए लाभदायक होती है। चलिए मैं आपको आपका थोड़े से परिवार की ओर ले चलता हूं कि आपका जो इतना बड़ा सामाजिक जीवन है, जिसमें आप बहुत सारी संस्थाओं में ट्रस्टी हैं। श्री अग्रसेन इंटरनेशनल में आप ट्रस्टी हैं, इसके अतिरिक्त श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट में आप ट्रस्टी हैं। जितनी भी दिल्ली की अन्य संस्थाएं हैं जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़ी हुई हैं, सभी में कहीं ना कहीं आपकी शिरकत है। आप किसी न किसी रूप में ट्रस्टी के रूप में या पदाधिकारी के रूप में जुड़े हुए हैं। और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन में तो आपकी बहुत ही सक्रिय भूमिका रहती है। इस सब के पीछे अक्सर आपने देखा होगा कि अगर परिवार साथ ना दे तो सामाजिक जीवन जीना बड़ा कठिन होता है। तो आप अपनी पत्नी की और अपने परिवार की, यानी कि अपने बच्चों की, कितनी भूमिका इसमें पाते हैं? वो आपको मोटिवेट करते हैं या आपको डिस्करेज करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं भाई आप सारे दिन इसी काम में लगे रहते हो, व्यापार की तरफ देखा करो? तो आपके यहाँ आपको परिवार से की इस मामले में कितनी सपोर्ट है, कितनी उनका समर्थन है, या कितना उनका विरोध है आपके सामाजिक कार्यों को लेकर? ये मैं जानना चाहता हूँ, ताकि अन्य परिवारों को भी इससे वो मिले कि भाई क्या होना चाहिए वास्तव में, और आपके अनुसार क्या होना चाहिए वास्तव में। जी। सपोर्ट तो मेरे परिवार का समाज सेवा के लिए पूरा है, पूरा क्योंकि है, पत्नी, हाँ, पत्नी अर्धांगिनी है, आधा अंग है। तो अर्धांगिनी तो जब वो सपोर्ट ही नहीं करेगी तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता था? पॉसिबल ही नहीं था उसके सपोर्ट के बगैर मैं आगे बढ़ सकूं, या परिवार के बिना मंजूरी के मैं इतने सामाजिक संस्थाओं में या कहीं भी जुड़ सकूं। ये मेरे लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था जब तक परिवार मेरा साथ नहीं देता। और इसमें पत्नी की तो भूमिका बहुत अग्रणी है, पर इसमें मेरे पिताजी की विशेषकर भूमिका है। मेरे पिताजी भी ऐसे ही संस्थाओं से मालदा में बिलोंग करते हैं। अभी मेरे पिताजी मालदा रहते हैं और झुंझुनू से राजस्थान से मालदा गए हुए हैं वो, और मालदा से ही बिलोंग करते हैं। तो मालदा में, राजस्थान में आज भी वो हर समाज में सारी संस्थाओं के साथ, जो मैंने बचपन से देखा है, वहां की जितनी भी संस्था थी सब में पिताजी जुड़े हुए थे। और अच्छा। हाँ, सारी संस्थाओं से। और सबसे पहले वो पिताजी के पास आते थे कि आपको इसमें जुड़ना है और कितने लिखूं जो हमारे समाज में है। आपका नाम सबसे पहले ऊपर आना चाहिए। तो वाह जी वाह। तो हाँ, तो मैंने ये पिताजी को देखा है कि वो जब भी कोई आता था तो किसी को निराश करके नहीं भेजते थे, और यही जवाब होता है, आपकी जो इच्छा हो लिख लो। तो वो हर समय हर संस्थाओं में अग्रणी रहे हैं वहाँ। और किसी को भी कभी कोई जरूरत होती थी किसी भी तरह की, तो वो सबसे पहले पिताजी के पास आते थे पूछने के लिए कि इस काम को कैसे किया जाए इसमें, और वो उनको उचित सलाह देते थे समाज को। तो उनसे ही मैं प्रेरित हूँ। उनके कर्मठता, उनके सिद्धांत मेरे जीवन में बहुत बहुमूल्य हैं। और मैं बच्चों का
और अपनी पत्नी का भी विशेषकर मुझे काफी योगदान मिल रहा है इसमें। जहाँ वो मेरे साथ जाती भी हैं, जैसे अग्रसेन जयंती वगैरह में वहां भी जाती हैं, तो उनकी बिना मंजूरी के या बिना सपोर्ट के तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता था। और परिवार के साथ साथ इसमें भाई साहब अच्छे दोस्तों के भी बहुत बड़ा योगदान है, कि उनके बगैर भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक अच्छे दोस्त और आप जैसे भाई समाज के साथ ना दें, तब भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि समाज का भी साथ हो और परिवार का साथ तो जरूरी है ही है। लिए आगे बढ़ रहा है, नाम कमा रहा है, तो उसको आगे बढ़ने दें, उसके समर्थन में आए, उसको मोटिवेट करें, उसको कहें कि आप जो भी काम कर रहे हो हमारे भी भविष्य के लिए कर रहे हो। क्योंकि देखिए जीवन में ये जो दान है, कलयुग में दान का बड़ा महत्व है, और जो लोग दान से जुड़े रहते हैं और उसके बदले में अहंकार को नहीं पनपने देते, उन लोगों का परमात्मा कल्याण करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पर आपकी जो भावना है, चाहे गौ सेवा का मामला हो, चाहे धार्मिक स्थानों पर दान देने का मामला हो, जितना भी कार्य आप कर रहे हैं और सामाजिकता के क्षेत्र में भी आपका जो योगदान है वो उल्लेखनीय है। और आप शेर हो तो आपके पिताजी सवा शेर हैं, क्योंकि उन्होंने तो मतलब आपके अंदर ये बीज ही डाल दिया कि कहीं पे भी कोई व्यक्ति आपके दरवाजे से निराश ना जाए। जिसको भी जो अपेक्षा है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की है चाहे धार्मिक क्षेत्र की, उस व्यक्ति की उस अपेक्षा पर अगर हम खरे उतर पाए तो निश्चित तौर पर हम लोगों की ब्लेसिंग्स का एक पात्र सबब बन जाएंगे, ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी इन डिसगाइज। तो आपने बड़ा अच्छा मतलब ढंग से ये बात बताई कि ये करना बहुत आवश्यक है, और मैं भाभी जी को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि वो आपके समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर इन सब कार्यों में आपका साथ देती हैं। एक बात और मुझे पता लगी कि आप हनुमान जी के परम भक्त हैं, और हनुमान जी से आपका जो वो है मोह, वो बहुत अधिक है। और जीवन में जब कभी भी हनुमान जी की बात आए तो सवा मणि लगाना, है ना, हनुमान जी के प्रति नतमस्तक रहना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, और जितना भी हनुमान जी से अनुराग है आपका, वो बहुत ही ऐसा है, बिल्कुल निश्चल निश्चल प्रेम है आपका उनके प्रति। तो ये हनुमान जी से विशेष अटैचमेंट का क्या कारण है? आप उनको किस रूप में देखते हैं? क्या आपके मन में आती है कि हनुमान जी में मेरे क्या है, मैं कैसे उनसे जुड़ा हूं? आप कैसा उनको पाते हैं? किस रूप में आप उनको उनकी मनोहार करते हैं, उनको प्रेम करते हैं? भाई साहब, हनुमान जी तो पूरे जगत के लिए संकट मोचन है, हाँ और जी। मेरे तो शुरू से वो इष्ट देव रहे हैं। मैं तो जी। हनुमान जी के प्रति इतना नतमस्तक हूँ कि मुझे कभी भी कहीं भी जरा से भी कोई तकलीफ या मन में कुछ खटक होती है, तो मैं सीधे हनुमान जी का नाम लेता हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे बगल में हनुमान जी खड़े हैं और मेरे साथ वाह। बोल रहे हैं कि तू आगे बढ़ और मैं तेरे साथ हूँ। मुझे तो इतना सपोर्ट है हनुमान जी का। जैसे दोस्तों का साथ होता है हमेशा, उसी जी। तरह से मुझे हनुमान जी अपने मित्र के रूप में अपने साथ रखते हैं और मेरे साथ रहते हैं, कि जी। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तो अरे वाह। हाँ, मतलब अपने इतनी मेरे हनुमान जी की ऊपर। उंगली, हाँ, उंगली पकड़ रखी है आपने हनुमान जी की। हाँ, हनुमान जी की उंगली पकड़ रखी है। और आपने जब मुझे आचार्य जी से मिलवाया, आचार्य जी। विजय जी से, जो हनुमान धाम के संस्थापक हैं, हाँ। हाँ जी। और उनसे जब मुझे पता चला कि हनुमान जी अभी जीवंत हैं, उनकी हाँ, तो कभी भी जयंती नहीं, हनुमान जी का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो जन्मोत्सव मनाना चाहिए। हाँ, जन्मोत्सव मनाना चाहिए, जयंती नहीं मनानी चाहिए। मैं तो हम्म। मेरे तो ये सुन के मैं तो अबाक हो गया, और सही में उस दिन से मैं तो नतमस्तक हो गया। और आचार्य जी से मुझे इतनी बातें समझने को मिली हनुमान जी के बारे में, कि जी। कि ये जागृत देवता हैं। और वो तो मुझे खुद एहसास होता है, ये जागृत जी। देवता हैं। ये तो मुझे अंदर से एहसास होता है कि ये जागृत देवता है।
इनकी जैसी दोस्ती तो बिरले ही किसी को मिलेगी, और जो इनको ध्याएगा जरूर मिलेगी। मुझे तो ये भी पूरी पूरी उम्मीद है हनुमान जी के बारे में। तो हनुमान जी तो मेरे इतने इष्ट देव हैं कि मैं उनके आगे हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। बाकी संकट मोचन बहुत ही भगवान, ये सब तो वो बात। सबके लिए है, हमारे लिए भी है, पर मेरे तो मित्र के रूप में है ऐसा हनुमान जी। तो तुम मैं ही तो हो इसीलिए माता पिता, तुम तुम ही ही हो हो। बंधु हाँ, सखा, तुम ही हो। बिल्कुल। हैं? तो सब कुछ हनुमान जी महाराज आपके जीवन में है। मेरे तो जीवन में। इतनी धार्मिकता, इतनी सामाजिकता। अब आप एक सफल व्यवसायी भी हैं, व्यापार भी करते हैं, आपका कपड़े का भी व्यवसाय है और सफल व्यवसायी हैं आप कपड़े के, और जीवन में आपने व्यापार में सफलता अर्जित की है और एक अच्छे मुकाम पर आप हैं फाइनेंशियली भी। तो ये जो आपकी सामाजिकता और धार्मिकता, इसमें जैसे दान करना, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, इनमें आपका उपलब्ध रहना, आपके आपको लगता नहीं कि आपको व्यापार में इसके कारण से नुकसान होता है, या इसके कारण से आपकी कमाई कम हो जाती है, या आपके घर वाले कहते हो भाई तुम तो इन्हीं में इसी काम में लगे रहते हो, कभी गौ सेवा में लग जाते हो, कभी भंडारा बांटने में लग जाते हो, कभी दादी रानी दादी सती झुंझुनू चले जाते हो, कभी आप हनुमान जी की महाराज की सेवा में चले जाते हो हैं। तो इतने सारे कार्य जब आप करते हो, और फिर एक महीना आप अग्रसेन जयंती में लगे रहते हो, 15 दिन, एक महीना जो अग्रसेन जयंती आती है हर वर्ष। तो इन सारे कार्य का आपके जो व्यापारिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? क्या आपको लगता है कि आपको उसके कारण से व्यापार में लॉस होता है, या आपको लगता है कि नहीं यार, सब भगवान की कृपा से सब सामान्य हो जाता है और वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति कर देता है? क्या कहना है आपका इस पर? मैं तो पहले भी कहा कि हनुमान जी मेरे साथ खड़े होते हैं, और अच्छा। पितर जी, हाँ, पितर देव भी है और हनुमान जी भी है, वो सब कुछ करते हैं। सारा काम उन्होंने संभाल रखा है मेरा, और वही जी। टाइम निकाल के देते हैं कि तुम जा सकते हो। उन्हीं की आज्ञा हम्म। लेकर मैं कहीं जाता हूँ, और उन्हीं अच्छा। की आज्ञा से मैं ये सारा काम करता हूँ। मैं जब भी वाह। घर से निकलता हूँ, इनकी आज्ञा जरूर लेता हूँ, मेरे पितरों की और हनुमान जी अच्छा। की। हाँ, वाह। मैं जरूर आज्ञा लेता हूँ। इनकी आज्ञा लेके हम्म। ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ। उसके बाद वाह। वो जहां भेज दें, वो चाहे दुकान भेज दें, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज दें, या फिर मेरा कंस्ट्रक्शन का भी काम है, अच्छा अच्छा, वेरी तो गुड। हाँ, तो वहां भेज दें, या फिर वो समाज सेवा के लिए भेज दें। वो जहां भेज दे, जहां बुलावा आ जाता है, उनकी मर्जी से आता है। मेरी मर्जी से नहीं हम्म। आता, ना समाज की मर्जी से आता है। ये सब उनकी मर्जी से आता है, और उसी हिसाब से मैं अपने आप को टाइम दे देता हूँ। तो मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे बिजनेस में इससे कोई नुकसान होता है, या जी। कोई मुझे दिक्कत आ रही है, या हम्म। मेरी वजह से वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत होती है वहाँ टाइम से अपने आप मेरा काम बन भी जाता है, इनके आशीर्वाद मतलब से। कुल मिलाकर हनुमान जी आपका टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं, और हाँ, आपके देवी पितर आपका टाइम मैनेजमेंट कर देते हैं। तो बिल्कुल। आपका ये जो समर्पण का भाव है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और बहुत ही प्रशंसनीय है, मैं कहूंगा। क्योंकि जीवन में जब व्यक्ति उस परमपिता परमात्मा के प्रति नतमस्तक हो जाता है, समर्पित हो जाता है कि जो जानता है तू जानता है, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अनजान हूं, मैं तो अबोध हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, तो ईश्वर अपने ऐसे बच्चे की खुद ही सुरक्षा करता है। वो कहते हैं ना, अंधे की मक्खी राम उड़ावे। तो जीवन में जब हम समर्पित हो जाते हैं, तो माँ अपने आप आकर उसका ख्याल रखती है कि बच्चा मेरे बिना भूखा होगा। तो बड़ा ही सुंदर आपका भाव समर्पण का, और मैं समझता हूँ आज समाज को इसकी बहुत आवश्यकता है कि वो समर्पण भाव से जिए। वो ने अहंकार को जितना छोड़ दें उतना अच्छा। दया, प्रेम, क्षमा और समर्पण, अगर इन भावों को हमारी जो पीढ़ी पीढ़ी है, वो उनको हम ये रोपित कर पाए, उनके भीतर ये बीज डाल के उसमें हम पानी दे पाए, उसके ऊपर संचित कर पाए, सिंचित कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि समाज बहुत ही बलवान होगा, बहुत ही सुदृढ़ होगा। और आपने बड़ी ही अच्छी संस्कारों की बात की, सेवा की बात की, धर्म की बात की, व्यापार की बात की, सामाजिकता की बात की, और साथ ही साथ परिवार के योगदान की बात की। निश्चित तौर पर आपसे मिलकर एक एक लो प्रोफाइल जरूर हो आप, मैं मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं रहते, पर काम आप बहुत सुपीरियर काम करते हैं,
और कार्य आपका निश्चित तौर पे उल्लेखनीय है। मैं और इससे ज्यादा क्या आपसे बात करूं। मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी प्रेरणा आपके जीवन से मिलेगी। आपने जो बातें कही, एक एक बात लाख टके की है, और उसमें सबसे बड़ी बात जिससे मैं मुतासिर या अभिभूत हुआ हूं वो है समर्पण का भाव, कि मैं समर्पित होकर काम करता हूं, जहां भेजते हैं वहीं चला जाता हूं। ऐसी परमात्मा की चाकरी अगर सब कर लें तो इस धरा पर, इस भारत भूमि पर परमात्मा के बहुत ही सच्चे भगत की कमी नहीं रहेगी, सच्चे भक्तों की कमी नहीं रहेगी। ये भाव आप भीतर बनाए रखें, यही मैं शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं आपको देता हूं कि इसी भाव से आप सारा जीवन जो जितना भी शेष है वो हमारा बीते, आप लोगों के लिए प्रेरणा के सबब बने, प्रेरणा के स्रोत बने। आपका निरंतर यशस्वी हो, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और आप बहुत सारी हमारी पीढ़ी के लिए उनको बहुत सारी प्रेरणा दे पाए, उनको संस्कार दे पाए। इस भाव के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत हमारी जितनी धन्यवाद भी भाई बात हुई, साहब। बहुत सारगर्भित आपने उत्तर दिए, बातों को लंबा नहीं किया, छोटा और संक्षेप और सारगर्भित उत्तर दिए, और हमें बड़ा आनंद आया। और मेरे जितने भी दर्शक जो आज यहाँ हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या भविष्य में, निकट भविष्य में रिकॉर्डेड इसकी देखेंगे रिकॉर्डिंग्स, तो वो निश्चित तौर पर इससे बहुत कुछ सीखेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामना। पवन मेरी श्रीवास्तव एक जी। अर्जी है कि आप हाँ एक जी, हाँ गाना जी। जरूर सुनाए। आप एक गाना जरूर सुनाए। एंकर, एंकर से गाना क्या एंकर, सुनोगे? हाँ एंकर से तो गाना सुनना होता है। अच्छा। हाँ भाई नहीं, आज तो मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, हाँ तो नहीं तो अब वो इंटरव्यू खत्म हो गया। अब हम इंटरटेनमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपका जो प्रेम है ना वो इतना जबरदस्त है, मतलब वो मैं उसका बयान नहीं कर सकता उसके बारे में। आशीर्वाद है। अ, चलिए, जैसी भी मेरी आवाज है इस समय, मैं उससे हाँ एक दो लाइन आपको सुना देता हूँ हाँ कि लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी राहों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज है। असल में मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं, हाँ, तो मेरी भी बात करते करते थकान हो गई है मुझे भी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छे गले से जरूर जरूर आपकी जरूर। फरमाइश जरूर पूरी की जाएगी। जरूर। पवन श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आ जाएं पवन जी। जी भाई साहब। नमस्कार जी पवन जी। आपका बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। अनिल टेकरीवाल जी आपके साथ हैं, तो आप आपका कुछ बहुत कहना बहुत चाहेंगे? धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और सबसे बड़ी बात गौ माता के लिए जो जो एक बात आपने आज बोली, मतलब उनमें से कई सारी बातें तो बिल्कुल अनसुनी कह सकते हैं लोग की, एक नई नॉलेज लोगों को आपने दी है आज। यही तो बात है। ऐसा अब होता है, हम केवल जो हाईलाइटेड होते हैं उनकी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग छुपे रुस्तम होते हैं, कई बार हमें उनसे भी जीवन में इतनी कुछ बातें पता लगती है जो अनमोल होती है, और और इसी ये नाते से आज हमारी अनिल टेकरीवाल जी से ही बातचीत हुई। और ये बिल्कुल सच बात है कि अनिल टेकरीवाल जी पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन जंप उनकी बहुत आगे तक है। अरे हाँ, देखा आपने। आजकल मैं बहुत पीछे सारी बातें हैरान होकर सुन रहा था कि हैं, कई जगह मैं एकदम यूं चौंक गया। स्पेशली अच्छा, मैं बोलूं कि गौ माता से रिलेटेड जितनी भी आपने बातें बोली, कई बार मैं यूं चौंकता चला गया। मैंने कहा ये अच्छा। नहीं, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि कोई भी बात जो समाज में किसी प्लेटफॉर्म से कही जाती है, तो जी चाहे 100 लोग उसको फॉलो करें, चाहे 200 करें, या कुछ लोग ही फॉलो करें, जितने भी लोग करते हैं वो बहुत समाज के लिए उपयोगी होती है। इसीलिए हम आपस में ये जो वार्तालाप का सिलसिला है, जो बातचीत का, एक दूसरे के विचारों को जानने का, ये जारी रखते रहेंगे हर सोमवार को और हर वीरवार को,
every Monday and Thursday, we'll be meeting one celebrity and we will have a discussion on his personal life, his experiences, and all the issues related with his life. And we will learn, keep on learning many new things which we never know. ठीक है सर, हम आप लोग जानते को रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने ये इंटरव्यू का, ये और उसके लिए मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने। अच्छा पर ठीक समाज के है। हाँ अच्छे अच्छे लोगों को भी चुने तो सबको जी, सबकी पता चले सभी कि हमारे प्रेरणा हमारे क्या इस है। कार्यक्रम में सभी हस्तियां, सभी तरह के लोग आएंगे, वो सामाजिक हों, धार्मिक हों बिल्कुल या व्यवसायिक हों। और बहुत ही निकट भविष्य में मैं आप इस मंच से आपको बता दूं कि जादूगर सम्राट शंकर भी हमारे इस अच्छा कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने आएंगे, बताएंगे जादू क्या है, जादू कैसे होता है, जादू के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी साधना करनी पड़ती है। और आज जिंदगी के इस मुकाम पर जबकि वो विश्व में जादूगर सम्राट शंकर के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल तो वो कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये सभी बातें हम उनसे जानेंगे, उनके मुंह से ही सुनेंगे। और बहुत ही प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं और हम उनसे बहुत जल्दी रूबरू। हाँ जी, श्रीवास्तव जी, आप अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, संगीत के कार्यक्रम को। हजारों लोगों में हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है आज की डेट पे, और कई मेरे पास लाइक्स यहाँ पर आए हैं या कमेंट्स आए हैं पिछले प्रोग्राम्स में, स्पेशली द सक्सेस स्टोरीज में। न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए, वहां से लोगों ने अच्छा, लाइक, ओके। हाँ कुछ तो लोगों ये ने तो हमारे कमेंट लिए किया कि बहुत 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 खूब, एंड कुछ लोगों ने लिखा ग्रेट इनिशिएटिव। तो ये यूएसए, यूके और न्यूजीलैंड से स्पेशली मैंने चेक किया तो पता लगा पिछले प्रोग्राम्स में। तो हजारों लोगों में जाता है और उन लोगों को ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं जो कभी हो सकता है सुनी हो लेकिन आज दिमाग में नहीं है, और आप लोगों के थ्रू वो चीजें लोगों को या तो रिकॉल होती हैं, नई नई बातें पता लगती हैं। तो जो जिनसे वो अनजान है, आज इतनी फास्ट लाइफ हो चुकी है, इतनी प्रोफेशनल लाइफ हो चुकी है, लोगों को इस बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिलता जो काम आप लोग कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बड़ी चीज है। हमें अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ही ये चैनल आपका एस म्यूजिक मेकर हाँ निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत श्रीवास्तव।